हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने जो है इसके टाइप्स स्टार्ट किए थे एनिमल वाले। उसमें अपन ने उपकला वाले यानी एपिथेलियम वाला कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन स्टार्ट करेंगे संयोजी या कनेक्टिव। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं इसमें करा रही हूँ। हालांकि वो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करा रही हूँ। ये है ग्रंथिल ऊतक, जिन्हें बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज़। और ये जो टिश्यू मतलब आप ग्लैंड जानते हो, ग्रंथि जानते हो, तो इसमें भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। और ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये विशेष प्रकार के रसायनों को बाहर निकालता है। तो और वो जो रसायन है, वो रसायन जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं में भाग लेता है। जैसे ये जो रसायन है, ये अधिकतर क्या होते हैं, एंजाइम। और अगर अपन वैसे इसको कहें तो ये क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइम हार्मोन हों, लेकिन होते ये सारे क्या हैं, नेचर वाइज एंजाइम। और ये किसी भी रिएक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एंजाइम का, तो किसी भी प्रोसेस की रेट है उसको कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है, एंजाइम। तो इसकी प्रेजेंस में ही जो है जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो अब ये है ग्रंथिल ऊतक। तो सबसे पहली बात तो ये दो तरीके की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब कि एक ही कोशिका है, वो पूरे ग्रंथि के रूप में काम करती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गॉबलेट कोशिका। ये गॉबलेट सेल जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में मिलती है, और इससे जो है बहुत सारे जो है डाइजेशन में हेल्प मिलती है। इसलिए इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बहुकोशिकीय ग्रंथि। तो बहुकोशिकीय ग्रंथि में अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो दो तरह की बहुकोशिकीय ग्रंथि होती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, जिन्हें एंडोक्राइन बोलते हैं, जो कि अपने केमिकल को बिना डक्ट या बिना नलिका की सहायता से कोशिका भेजती हैं। तो अंतःस्रावी को हम एक और नाम देते हैं नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इसमें जैसे आपको पता है कि बहुत सारी हैं, पीयूष है, थायराइड है, एड्रिनल है। तो ये बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो कि इस तरीके से केमिकल का या हार्मोन का को रिलीज या सीक्रेट करती हैं। फिर उसके बाद में बाह्यस्रावी है। तो बाह्यस्रावी कौन सी है, जो कि नलिका की सहायता से, ट्यूब की या डक्ट की सहायता से जो है अपने हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं। और इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे लिवर है, अपनी स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथि है, लार ग्रंथियां हैं। तो ये कौन सी आती हैं, आपकी बाह्यस्रावी। फिर एक और प्रकार होता है जो होती है मिक्स्ड, जो कि अंतःस्रावी का काम भी करती हैं और बाह्यस्रावी का, यानी दोनों काम करती हैं। तो उसमें बेस्ट एग्जांपल है अपने पास में अग्नाशय या पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज है वो डाइजेशन में या जो पाचन क्रिया उसमें काम करता है, तो जो एंजाइम रिलीज करता है वो तो कौन से होते हैं, बाह्यस्राव वाले, एक्सोक्राइन वाले। और जो एंडोक्राइन है उसमें वो आपने नाम भी सुना है, इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है। तो ये जो ग्लूकेगॉन वगैरह जो है ये, और उसमें भी बेस्ट है इंसुलिन। तो ये किससे करते हैं, ये एंडोक्राइन से यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से जो है तीन तरीके की यहाँ पर हो गई, एक तो हो गई एक्सो, एक हो गई एंडो और एक हो गई मिक्स। तो इस तरीके से हो गई। फिर यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और भी है कि इसमें जो ये बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो कि डक्ट से हैं, तो उसमें भी तीन तरीके, ये तीन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब अभी अपन स्किन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये ग्रंथियाँ आएंगी, इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी नेचर होती है तीन तरीके की, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो पहली है मीरोक्राइन, या मैंने आपका डायग्राम भी बना रखा है। तो जो मीरोक्राइन है वो क्या करती है कि जब इसकी कोशिकाओं में जो भी केमिकल है, वो केमिकल जब इसमें आ जाता है या इसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये नॉर्मल विसरण जिसे बोलते हैं या डिफ्यूजन बोलते हैं, उसकी सहायता से जो है ये ट्यूब से बाहर निकाल देती है या खुद कोशिका बन के यहाँ से अलग हो जाती है। तो ये तो कौन सी हो गई, मीरोक्राइन। हिंदी में इसका कोई नाम नहीं, मीरोक्राइन ही है।
फिर उसके बाद में ये जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां कैसी, जैसे लार ग्रंथि इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो लार ग्रंथियों में लार बनता है और फिर वो सामान्य डिफ्यूजन प्रोसेस से एक सेल से दूसरी सेल में रिलीज हो जाता है। फिर दूसरा है एपोग्राइन। एपोग्राइन में क्या होता है कि जो सेल्स का ग्रुप है उसमें जो बाहर वाली सेल्स हैं उन सेल्स में जो है केमिकल इकट्ठा हो जाता है, और जब वो बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो कोशिकाएं टूट जाती हैं और टूट के जो है केमिकल को या हार्मोन को रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे इस तरह की जो है ये मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि होती है जिसमें दूध बनता है। तो मिल्क जो है वो, अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क क्या है, तो मिल्क एक तरह का लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि सेल टूटी है और टूटने के बाद में वो रिलीज हुआ है, तो वो एक तरह का क्या है, सेल का प्रोटोप्लाज्म। फिर तीसरी है होलोक्राइन। अब होलोक्राइन में क्या है कि इसमें जब पूरी सेल है उसके अंदर पूरा का पूरा जब केमिकल भर जाएगा तो ये उससे अलग हो जाएंगी, अलग होते ये डेड हो जाएंगी, और डेड होने के बाद में जो है ये बॉडी से मतलब सेल से अलग हो जाएगी या ग्रुप से अलग हो जाएगी और वहीं पर चिपकी रहेगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, सिबेसियस ग्रंथि। सिबेसियस ग्रंथि कौन सी, जो कान के अंदर होती है। आपने देखा है मैल वगैरह अपने कान में निकलता है तो वो वैक्स जैसा या चिपचिपा होता है, तो वो कौन सा होता है, सीबम या सिबेसियस ग्लैंड से। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको 3 तरीके का इसमें बताया था, तो ये ध्यान आपको रखना है। मीरोक्राइन है, उसमें सामान्य डिफ्यूजन से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा। दूसरी जो एपोक्राइन है उसमें पूरा रसायन भरेगा और भरने के बाद वो टूट के अलग होगा, और जो तीसरा वाला है उसमें वो टूट के अलग हो जाएगा, मृत हो जाएगा, वहीं चिपका रहेगा और रसायन को रिलीज करेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको बीच में करवा दिया। अब देखो अपन फिर यहाँ पे दूसरा वाला स्टार्ट कर रहे हैं, संयोजी ऊतक, या जैसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाले टिश्यू। और इसमें बहुत जो है, जैसे मान लीजिए बोन भी आएगी, इसमें आपका ब्लड भी आएगा, इसमें लिम्फ भी आएगा, तो ये वाला जो है ये और भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अपन देखें तो इन जो ऊतक है या इन जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में या ऊतकों में 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगी। सबसे पहले तो कोशिकाएं होंगी, और वो कोशिकाएं सारी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी, और इनके बीच में जो है अंतर कोशिकीय स्थान होगा। अब होगा क्योंकि एपिथेलियम में मैंने आपसे कहा था नहीं होगा क्योंकि ये अधिकतर आवरण बनाती है इसलिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थान होगा। उसके बाद में फाइबर्स होंगे, इसमें तंतु होंगे, चाहे वो श्वेत वाले, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर फाइबर्स या तंतु मिलेंगे। और तीसरा मिलेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है कि ये कोशिकाओं के अंदर एक सतह बनाते हैं या एक स्थान बनाते हैं जिसमें कि कोशिकाएं भी होती हैं और फाइबर भी होते हैं। तो ये मिलके क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। और ये अधिकतर क्या होता है, निर्जीव होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, तो बॉक्स तो क्या हो गया, मैट्रिक्स, और उसके अंदर आपने कोशिकाएं और फाइबर्स रख दी तो खुद तो वो मृत है, लेकिन कोशिकाएं फाइबर्स क्या है, लिविंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको इस ऊतक में मिलेंगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसका क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं तो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो 3 उसमें बटे हुए हैं। एक तो है सरल, फिर है सरल या सिंपल जिसे आप कह सकते हो, फिर सहायक है जिसे आप एसेसरी कह सकते हो, और तीसरा है तरल जिसे आप लिक्विड कह सकते हो। तो 3 तरीके के यहाँ पर हैं। सबसे पहला संयोजी सरल ऊतक जिसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आपका सहायक है, और तीसरा आपका रक्त वाला है। तो पहले अपन इसमें थोड़ा सा इसके फंक्शन देख लेते हैं कि ये संयोजी ऊतक के कार्य क्या है। तो अभी हालांकि आपको एग्जांपल के हिसाब से बता दिया। तो ये सबसे पहले किसी भी चीज़ को जोड़ने का, इसीलिए इसका नाम क्या है, संयोजी। तो ये जोड़ने का काम करता है, और उसी आधार पर जो हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है अंतराली।
ठीक है। हालांकि इसमें डिवीज़न आपको अलग अलग मिलेंगे, पर ठीक है, मैं पांचों ही एक साथ ही आपको करा देती हूँ। ये अगर आप टाइप देखते हो तो ये इसको 5 टाइप में है। तो सबसे पहला है अंतराली। अब आपको देखना है कि जितने भी चीज़ें मैं कह रही हूँ तो उसका आप एग्जाम्पल ध्यान रखो। एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो तुरंत चीज़ें जो होंगी वो आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले अंतराली या इंटरस्टिशियल है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मास्ट सेल्स। ये जो मास्ट सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपको इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा में मिलेंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो इन कोशिकाओं की सहायता से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा है? मास्ट सेल्स है, जो कि मैं आपको यहाँ डायग्राम में भी बता रही हूँ। ये जो मास्ट सेल है, देखो इसमें मैट्रिक्स भी मिल रहा है, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी मिल रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी मिल रहा है, मैक्रोफेगेज, ये भी एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, WBC होती हैं। तो ये इस तरीके से पूरा ऊतक है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, फाइबर्स है और मैट्रिक्स है। तो ये वाला आपका कौन सा, थोड़ा सा कैसा है, लूज है, इसलिए इस अपन को क्या बोल रहे हैं, अंतराली। फिर उसके बाद में सेकंड है आपका वसीय ऊतक या फैट, या इसको एडिपोज भी कहते हैं। अब यहाँ पे फैट से आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्या होगा, फैट या वसा इकट्ठी रहेगी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपको जितनी अपनी जो त्वचा है उस त्वचा में सबसे या अधिचर्म में या चर्म में उसके नीचे सबसे नीचे जो एक लेयर मिलेगी वो किसकी मिलेगी, फैट की बनी हुई मिलेगी। तो इस तरीके से ये वसीय ऊतक हैं और इनमें जो है फैट भरा रहता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये ऊष्मा रोधी होते हैं, ये ताप रोधी होते हैं, यानी ये एनवायरनमेंट से जो भी सेंस है उनको जाने से रोकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है या जो हीट है वो, तो उस तरीके से जो है ये काम करते हैं। और ये अधिकतर एक तो एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे होते हैं, दूसरा ये नेत्रों में पाए जाते हैं। फिर ये एक तरह का जैसे फैट है, तो वो फैट जैसे आपने खाना खाया तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा, ग्लाइकोजन किस में चेंज होगा, फैट में। तो ये फैट या वसा एक तरीके का खाद्य संग्रह का काम भी यहाँ पर करता है। फिर उसके बाद में अपने पास में श्वेत तंतुक ऊतक, तो वाइट फाइबर हैं इसमें और नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये जो ऊतक है, ये ऊतक इसमें पाए जाते हैं टेंडन पेशी, जो टेंडन मसल्स होती हैं। अभी नीट में भी इसका क्वेश्चन आया था। तो टेंडन क्या है, तो टेंडन है जब मसल और जो बोन है उन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो काम कौन करती है, टेंडन पेशी। फिर उसके बाद में येलो फाइबर, तो ये जो है या ये मिलते हैं आपको लिगामेंट में। अब लिगामेंट क्या होते हैं, ये बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से ध्यान रखना। टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ती है, दूसरा है लिगामेंट जो बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अपने पास में जो पांचवा है वो कौन सा है आपका, जालिकामय या रेटिकुलेट। तो ये जो है ये अधिकतर आपको डायग्राम में भी आप देखो बिल्कुल जाल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट कहाँ पे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर कि ज़्यादा ना तो उसको सॉफ्ट होना है ना ही ज़्यादा उसको हार्ड होना है, तो उस समय जो है इस तरीके के ऊतक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आज मैं तुमको इतना ही करा रही हूँ। और अभी मैं जो ये जिससे करा रही हूँ उस रेफरेंस बुक की मैं आपको फ़ोटो भी भेजूंगी ताकि आप और भी इसको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर सके। क्योंकि जो आपके ये बुक है NCERT वाली उसमें थोड़ा कम है, इसलिए ये वाला चैप्टर मैं उसमें से आपको पढ़ा रही। तो ये फ़ोटोज़ मैं आपको भेजूंगी ताकि आप इसमें से अच्छी तरीके से कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।